फिनिश रिकर्शन वाला टॉपिक टुडे। ठीक है, जो जो रिकर्शन वाला पार्ट पढ़ना है वो सब कंप्लीट कर लेंगे आज। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। एक बार क्विक रिवीजन करके हम लोग आगे जाएंगे। जो जो पॉइंट्स हमने किए थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे वो अगर हम लोग समझे यहाँ पे। तो इफ यू रिमेम्बर हमने जो स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल वाला जो पॉइंट है, आई थिंक वहां तक हमने स्टॉप किया था। तो स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल के अंदर अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने जो अभी तक कोड किया है वही वाला कोड का हम लोग एग्जांपल लेंगे और वहां से ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज उसके आगे ही हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सेकेंड, आई जस्ट गिव अ टाइटल हियर, स्टैटिक वेरिएबल इन रिकर्शन। ओके, एक एक क्विक रिवीजन सो दैट आगे की चीजें हमें प्रॉपर समझ में आए। तो अब जो स्टैटिक वेरिएबल है तो उसके लिए हमारा जो कोड है वो कोड क्या होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैं कोड लिख रहा हूँ। मेरा कोड है इंट फंक्शन इंट एन, जो हमने सिंपल सा कोड देखा है वही वाला। देन इफ एन ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी बेसिकली राइट रिटर्न एन प्लस वन, सॉरी रिटर्न फंक्शन एन प्लस वन, ओके, प्लस एन। ये मेरा कोड है। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी बेसिकली राइट रिटर्न जीरो, दैट्स इट। और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा कि मेरे पास इंट ए इक्वल टू 5 है। ओके, और मैं यहाँ पे मतलब मैंने जो मेरा ऊपर ये फंक्शन के अंदर एन पैरामीटर है उसको मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो वैल्यू पास करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू पास करने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट। ओके, और इसके आगे हम लोग लिखेंगे परसेंट डी। ओके, डबल कोट्स आएगा ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे, मतलब फंक्शन कॉल करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे ये मेरा काम हो गया। और यहाँ पे आई एंड दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे ये वाला जो कोड अभी हमने बताया हुआ है, ये वाले कोड के अंदर ये वाले कोड के अंदर हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो आई कैन से कि मेरे पास यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक होगा। ओके, और वो जो मेमोरी ब्लॉक है, तो यहाँ पे मेरे पास मेमोरी है और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास जो मेमोरी होगा ये मेरा कोड मेमोरी होगा। दिस इज माय कोड मेमोरी, जिसके अंदर ये मेन फंक्शन के लिए भी मेमोरी रिजर्व्ड है। ओके, और जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन के लिए भी मेमोरी रिजर्व्ड है। और उसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास स्टैक होगा और यहाँ पे ये हीप आएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम है बेसिकली। अब जब अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल देखेंगे तो याद रखो हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल समझा था। एग्जाम्पल क्या था कि अगर मुझे लाइट बल्ब्स अगर ऑन करने हैं तो मैं फर्स्ट रूम में जाऊंगा, फिर सेकंड में जाऊंगा, फिर थर्ड में जाऊंगा, है ना। तो कुछ काम जो है हम लोग फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे करते हैं और कुछ काम हम लोग फंक्शन रिटर्निंग के टाइम पे करते हैं। तो लास्ट टाइम का अगर हमें थोड़ा बहुत अगर कुछ याद रहेगा तो हम लोग वो सेम चीज जो है वो यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट राइट इन द वे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास स्टार्ट में हमने फंक्शन को वैल्यू जो पास कर रहे हैं ना वो 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन ब्रैकेट 5। ओके, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन कॉल होगा तो वो यहाँ पे सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगा। इफ कंडीशन अगर चेक हो रहा है तो उसके अंदर हमने, अच्छा अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये वाला माइनस अगर होगा तो मेरा कोड कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे आएगा प्लस अगर होगा तो यहाँ पे मुझे लिखना है n-1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब कभी हम लोग यहाँ पे दो चीजें डाल रहे हैं, एक तो फंक्शन कॉलिंग है, ध्यान से देखो मैं जो बता रहा हूं, एक तो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन कॉलिंग है। ओके, हियर वी हैव फंक्शन कॉलिंग
दिस पार्ट, और यहाँ पे हम लोग उसके अंदर वापस कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ये जब हमारा फंक्शन कॉल होगा ना, जब वो एग्जीक्यूशन में होगा, ओके, जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो टाइम पे, और ये काम जो होता है ना, ये फंक्शन अपना काम करके जब रिटर्न हो रहा रहता है ना, वो टाइम पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हमने स्टार्ट में फंक्शन 5 डाला, ठीक है। उसके बाद में चेक होगा 5 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो वो क्या रिटर्न करने का ट्राई करेगा, फंक्शन में n-1 होगा। ये वाला पार्ट अभी नहीं आएगा, समझो। तो n-1, 5 - 1 कितना हो जाएगा, अब मेरे पास फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आ गया, 4 हो गया। और ये वाला पार्ट जो है, यहां से जब हम लोग रिटर्न होंगे तब वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। याद रखो, हमने वो रूम वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैं कोई एक रूम में जाना है मुझे, है ना, तो पहले मुझे रूम में एंटर करना पड़ेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो बल्ब्स है वो ऑन करेंगे। तो जब तक मैं लास्ट रूम तक नहीं पहुंचता, तब तक हम वहां पे कुछ काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सेम सिनारियो है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे 5th से 4th रूम में गया, 4th से 3rd रूम में जाऊंगा, 3rd से 2nd, 1st। तो जब मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा ना, जिसके आगे मेरा फंक्शन नहीं जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला तो मेरा काम हो गया। इसके आगे, अच्छा, ये सेकेंड लाइन कुछ भी नहीं आएगा बाय द वे इसमें। और इसके बाद में ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट बाद में होगा, ठीक है, ये प्लस वाला पार्ट बाद में होगा। अब वापस वापस क्या होगा, यहाँ पे ही हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर वापस हम लोग वेरीफाई करेंगे 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस। तो अब क्या होगा, 4 में से 1 माइनस होगा, तो अब आपका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। प्लस वाला पार्ट बाद में रिटर्निंग के टाइम पे होगा। फिर वापस हम लोग ऊपर जाएंगे, 3 इज ग्रेटर देन 0, यस, 3 - 1, अब फंक्शन का वैल्यू मेरा हो गया 2। प्लस वाला पार्ट बाद में होगा, ये वाला पार्ट, जैसे मैंने बताया। इसके बाद में वापस क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 0, यस, तो 2 - 1 हो जाएगा वापस, जब वो यहाँ पे आएगा, है ना, n का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो अब n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस वाला पार्ट बाद में। और उसके बाद में वापस अगर आप देखेंगे तो वापस अब क्या होगा, ऊपर 1 ग्रेटर देन 0, यस, तो अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मेरा वैल्यू 0 हो गया। तो अब जब अगर वो 0 हो गया, तो प्लस वाला पार्ट इसमें ऐड होगा साथ में, और उसके बाद में यहाँ पे ये 0 है, तो इसके आगे ये नहीं जाना है, यहाँ पे मेरा फंक्शन एंड हो गया। अब क्या होगा, अब हमें क्या वो उसको बोलना था कि भाई लास्ट रूम तक पहुंच जाओ, तो वो 5th से 4th रूम में गया, 4th से 3rd में गया, 3rd से 2nd, 1st, और लास्ट रूम तक पहुंच गया। इसके आगे अभी नहीं जा सकते, तो वहां पे हम और लूप के अंदर नहीं जा सकते, तो हम लोग बाहर आएंगे, रिटर्न आएंगे, है ना। तो जब रिटर्न आएंगे, तो अब 1 बाय 1 क्या होगा, जब हम लोग रिटर्न आएंगे ना, तो हमारा जो वैल्यू है ना वो प्रिंट होना चालू होगा। तो अगर ये पॉइंट पे अगर मैं आता हूं, ठीक है, इफ आई कम एट दिस पॉइंट, क्यों, लास्ट से हम लोग रिटर्न आ रहे हैं ना, सो दिस इज रिटर्निंग, बराबर है। तो जब रिटर्न आएंगे, तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, बराबर है। तो मेरा फर्स्ट जो फंक्शन है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, यहाँ पे n का वैल्यू क्या था, 1 था। देखो यहाँ पे n - 1 कर रहे हैं, लेकिन n को ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा लास्ट n का वैल्यू क्या था, माइनस होने के पहले 1 था, वो आएगा। फिर हम लोग एक स्टेप ऊपर आएंगे, तो अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब क्या होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद में हम लोग अब वापस ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे, तो अब हमें यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो अब मेरे पास ये पॉइंट पे मेरा n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा n का वैल्यू जो है, वो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अब मेरा फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, 3 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा 3, यहाँ पे ये 3 = 6। उसके बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 6, और ये लास्ट वाला n का वैल्यू आपका है 4, तो 6 + 4 10 होगा। अब वापस हम लोग ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन के अंदर वैल्यू 10 आएगा, और ये 5, तो 10 + 5 15 आएगा। याद रखो, ऊपर 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 जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो प्रीवियस वाला जो वैल्यू है वो ऐड होते जाएगा, तो इसका मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो 15 होगा। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि जब जब हम लोग यहाँ पे जो स्टैक की बात कर रहे हैं ना, तो स्टैक के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ए वाला वेरिएबल बनेगा। तो ए वाले वेरिएबल के अंदर स्टार्ट में मेरा जो वैल्यू जाएगा, स्टार्ट में मेरा वैल्यू क्या जाएगा, 5। इसके बाद में अब हमने एन वाला जो वेरिएबल है, एन वाला वेरिएबल बना है। एन वाला वेरिएबल मतलब आपका ये जो पैरामीटर है, तो एन के अंदर वैल्यू आपका जाएगा 5, जैसे जैसे फंक्शन कॉल होंगे। बाद में एन का वैल्यू 4 होगा, बाद में एन का वैल्यू 3 होगा, बाद में एन का वैल्यू 2 होगा,
फिर n का वैल्यू 1 होगा और लास्ट में n का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं, जब हम लोग ये पैटर्न कॉल कर रहे हैं तो जितने बार हमारा ये फंक्शन कॉल होगा उतने बार हमारा जो स्टैक मेमोरी है उसके अंदर वो वेरिएबल के उतने कॉपीज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उतने बार हमारे स्टैक मेमोरी के अंदर उतने कॉपीज क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जब अगर नॉर्मल वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो ये पैटर्न होता है। अब इसके जगह पे ये कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। अब ये कोड को हम लोग चेंज करके क्या करते हैं, ये कोड को हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मैंने ये कोड को चेंज किया। ठीक है, अब हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो भी पैटर्न है ना इसको चेंज करता है। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा कि हम लोग नॉर्मल वेरिएबल जब अगर बना रहे हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है, मल्टीपल, जितने बार आपका फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर जितने बार आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उतने बार हमारा ये सेम जो वेरिएबल है उसके कॉपीज बनेंगे। तो अगर मेरा फंक्शन जो है वो 6 बार कॉल हुआ तो मेरा जो पैरामीटर है ना, उसमें जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है उसके उतने कॉपी बने। कितने बार फंक्शन कॉल हुआ उतने बार कॉपी गया मेरा। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो वेरिएबल है उसके 6 कॉपी यहाँ पे क्रिएट हुए। ठीक है, कितने कॉपीज क्रिएट हुए, 6 कॉपीज यहाँ पे क्रिएट हुए। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात करता हूँ या फिर हम लोग यहाँ पे अगर ग्लोबल वेरिएबल की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिशियल कैसे रहता है वो समझते हैं। तो आई विल राइट अ कोड हियर अगेन फॉर ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अगेन हमारा फंक्शन इंट n, ओके, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक, ओके, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे x इक्वल टू 0। और इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ n इज ग्रेटर देन 0। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस प्लस करेंगे और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे करेंगे रिटर्न, ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन n-1 प्लस एक्स। तो x का वैल्यू बाय द वे हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और उसके नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट a इक्वल टू 5। सेम कोड रख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट %d डबल कोट्स में कॉमा, यहाँ पे मैं जो मेरा फंक्शन है वो जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमारा मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। तो पहले वाला जो मेरा मेमोरी ब्लॉक था, ओके, पहले वाला जो मेरा मेमोरी ब्लॉक था और अभी वाला जो मेमोरी ब्लॉक है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ये तो हमारा कोड मेमोरी हो गया, है ना, ये कोड मेमोरी हो गया जहाँ पे मेरे पास फंक्शन के लिए कुछ मेमोरी रिजर्व रहेगा और मेन फंक्शन के लिए कुछ मेमोरी रिजर्व रहेगा। यहाँ पे तो कुछ काम नहीं हो रहा है। मेन काम हमारा जो भी हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, स्टैक के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे आपका ये हीप मेमोरी रहेगा। तो ये अभी के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वाले में क्या देखा कि पहले मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें वैल्यू 5 गया, फिर यहाँ पे n के अंदर वो वैल्यू पास हुआ पैरामीटर में। तो n जितने बार कॉल हुआ उतना n के कॉपीज बने, 2, ये 1 एंड ये 0, बराबर है। तो जितने बार n कॉपी कॉल हुआ उतने बार हमारे कॉपीज बने। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें वहां पे उतने n के कॉपीज नहीं बनाने हैं। तो अगर उतने n के कॉपी नहीं बनाने हैं तो उसके लिए हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया। तो स्टैटिक वेरिएबल का बेनिफिट क्या रहता है, उसका एक ही कॉपी बनता है। और बाय द वे वो जो एक कॉपी बनता है ना, वो एक कॉपी भी हमारा सीधा कोड मेमोरी के अंदर पहले वो असाइन होता है। तो जो x है वो यहाँ पे असाइन हो गया स्टार्ट में, और उसके बाद में स्टार्ट में वो क्या इनिशियलाइज हुआ 0, और इसके बाद में यही जो कॉपी है और ये जो x का कॉपी है इसी के अंदर अपडेट होते जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, n का नया मेमोरी असाइन हुआ और उसके अंदर हमारा नया वैल्यू गया जब हमने स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं किया। तो जितने बार मेरा वेरिएबल कॉल हो रहा है उतने उसके कॉपी बन रहा है। तो जब अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर पैटर्न क्या होगा, उसके अंदर बेसिकली ध्यान देना अभी। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का बताता हूं। तो स्टार्ट में हमारा एक वैल्यू असाइन हुआ, ठीक है, एक्स का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू 0 है। इसके बाद क्या हुआ, मेरा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या हुआ, पास हुआ 5। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 पास हुआ, एन का वैल्यू जो है वो 5 पास हुआ। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इज 5 ग्रेटर देन 0, यस। तो सबसे पहले क्या होगा, x प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गया, 1 हो गया।
फिर हम लोग अंदर आए, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, n-1 किया, तो n-1 का मतलब क्या होगा, 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और उसके आगे प्लस वाला जो पार्ट है, x का वैल्यू जो है वो तो रिटर्निंग टाइम पे प्रिंट होगा, है ना, अभी तो आप एग्जीक्यूशन में अंदर अंदर जा रहे हैं। इसके बाद में 4 हो गया, फिर वापस हम लोग ऊपर गए, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो अब क्या होगा, x प्लस प्लस होगा, तो 1 से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वापस हम लोग अंदर आएंगे, 4 - 1 होगा, दैट इज 3, प्लस वाला पार्ट रिटर्निंग में जाएगा। फिर वापस हमने ऊपर चेक किया, तो ऊपर जाएंगे, 3 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो अब x का वैल्यू प्लस प्लस होगा, 2 से बढ़ के क्या हो गया, 2 से बढ़ के x का वैल्यू हो गया 3। फिर वापस हम लोग आएंगे, n का वैल्यू 3 है, 3 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। फिर जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके बाद में वापस हम लोग ऊपर जाएंगे, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो अब x का वैल्यू जो 3 था वो क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, और प्लस वाला पार्ट बाद में हम लोग प्रिंट करेंगे। फिर वापस हम लोग ऊपर जाएंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो अब वापस हम लोग x प्लस प्लस करेंगे, तो 5 का यहाँ पे, सॉरी 4 में +1 ऐड होगा, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब नीचे आएंगे हम लोग, 1 - 1 फंक्शन का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस वाला पार्ट बाद में एंटर कर रहे हैं। अब ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, 0 पे आ गए, तो 0 पे आगे आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो गया। अब स्टॉप होने के बाद में x का वैल्यू ऐड करते जाना है, तो 0 + 5, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, ध्यान देना, है ना, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 0 + 5, ये 5 आ गया। फिर ऊपर जाएंगे, बराबर है, तो अब जब ऊपर जाएंगे तो हमारा फाइनल यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 5 है, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ऊपर जाएंगे, 10 + 5, x का वैल्यू सेम रहेगा, कितना हो गया, 15 हो गया, 15 + 5, है ना, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 20, और 20 यहाँ पे आएगा, +5 कितना हो गया, 25, तो मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये फंक्शन मुझे आउटपुट जो देगा वो 25 देगा। और अब इसमें अगर मुझे सेम ग्लोबल वेरिएबल भी अप्लाई करना है तो उसके लिए सेम काम चलेगा, मतलब ये वाले लाइन के जगह पे अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल अगर अप्लाई करता हूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं इंट x = 0, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है, दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो है ये क्या था, हमारा स्टैटिक वेरिएबल था। तो वो ग्लोबल या स्टैटिक दोनों वेरिएबल के कंडीशन में आपका जो वेरिएबल है उसका एक ही कॉपी बनता है, और उसी के अंदर वैल्यू चेंज होते जाते हैं, आपके वेरिएबल के मल्टीपल कॉपीज नहीं बनते। इसके लिए हमारा ग्लोबल वेरिएबल वाला जो कंसेप्ट है ना, ये ज्यादा बेटर काम करता है, चाहे हम लोग ग्लोबल बोले या स्टैटिक बोले, जो भी आप बोलो, तो दोनों के अंदर हमारा कोड जो है वो बहुत बेटर वे में काम करेगा। और याद रखो, ये जो मैंने प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है, आप फंक्शन में अंदर 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 लास्ट लूप तक चले गए, अब आप बाहर आ रहे हैं, है ना, मेरा पॉइंटर जो है वो रिटर्न हो रहा है, वापस बाहर निकल रहा है, तो जब जब वो बाहर निकलेगा वो टाइम पे हमारे कुछ वैल्यूज जो है वो प्रिंट होंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जब तक फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता उसके अंदर मैं एक्स प्रिंट ही नहीं, ऐड ही नहीं कर सकता। तो फंक्शन का आउटपुट कब मिलेगा, जब हमारा ये लूप इफ कंडीशन जो है, आई मीन सॉरी नॉट लूप, ये जो मेरा कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ये जब खत्म हो जाएगा, एंड तक पहुंचेगा, तब फिर हम लोग बाहर आएंगे, तब मुझे फाइनल एक्स का वैल्यू मिलेगा, तब हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो कोड किया था और उसका जो आउटपुट आ रहा था, आई होप हमें अभी समझ में आ गया उसका आउटपुट कैसे आ रहा था। एनीवन, एनी डाउट ऑन दिस, समझ में आ गया सबको, क्लियर है? स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक, एम आई क्लियर विद दिस? अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई। इफ यू रिमेम्बर, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर मुझे मेरे पास ऊपर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर मुझे कोई एक रूम है जिसके अंदर अगर बल्ब ऑन करना है, लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना, तो पहले हम लोग रूम के अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और फिर जब बाहर रिटर्न करेंगे वो टाइम पे हम लोग जो आउटपुट है वो रिटर्न करते जाएंगे। वो सेम काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गर्ल्स रिप्लाई क्विक, other students reply. Am I clear with this or not? Why I'm getting less reply? बाकी students reply करो, yes or no? और बाकी students है right, एक्टिव है, जाग रहे हैं, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए अब हमें यहाँ पे
एक जो प्रैक्टिकल हमारा कोड है वो ट्राई करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने ट्राई किया था, मैंने नहीं बताया था। तो अब वो सेम कोड हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीडीबी कंपाइलर चालू किया हुआ है, और हमारा जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने सी प्लस प्लस सेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मुझे बार बार एसटीडी अगर नहीं लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस, और इसके आगे मैं एसटीडी डाल दूंगा। तो ये बार बार मुझे यहाँ पे एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, मैं चाहिए तो मैं सी में भी कर सकता हूँ, ठीक है। चाहिए तो सी प्लस प्लस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे सी के कुछ कोड अगर लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आई जस्ट राइट इंक्लूड, एंड उसके आगे आई से stdio ओके। और इसके बाद अब हमारा मेन फंक्शन आ गया। मेन के अंदर हमें हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, तो मैं ये हटा दूंगा, रिटर्न 0 इतना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो कोड है वो लिखना चालू करेंगे। तो मेन के बाहर हमारा मेन फंक्शन जो है वो आएगा, आई से इन फंक्शन ब्रैकेट, हम एक पैरामीटर पास कर देंगे, और पैरामीटर पास करने के बाद में इसके अंदर अब हमें क्या करना है, इफ फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और उसके आगे n इज ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो उसके अंदर अब हम लोग कोड क्या लिखेंगे, रिटर्न, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रिटर्न, और उसके आगे मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन n-1 प्लस, और इसके आगे हमें क्या करना है, n ऐड कर देना है, राइट। ये हमारा लाइन ऑफ कोड है। और इसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हम लोग आएंगे। मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, और वेरिएबल बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोग कर देंगे r इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 5। तो मैं ये वे में भी कर सकता हूँ बाय द वे, ठीक है। और उसके आगे मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्रिंट एफ, और सी आउट जो हमें लिखना है वो हम लोग लिख सकते हैं आई से %d एंड कॉमा, यहाँ पे हम लोग आर पास कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा सेम काम हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमने एक फंक्शन बना दिया, और वो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एन का वैल्यू चेक कर रहे हैं। एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो अंदर आएगा सबसे पहले। स्टार्ट में जब फंक्शन कॉलिंग 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 होगा, वो टाइम पे वो n-1 करते करते 0 लेवल तक पहुंचेगा, और जब रिटर्न होते जाएगा वो टाइम पे वो n को ऐड करते जाएगा, याद। और यहाँ पे अब हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करना है कि हमें स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। तो आई राइट स्टैटिक हियर, और उसके आगे मैं एक वेरिएबल का नाम डाल दूंगा दैट इज 0, है ना। और अब यहाँ पे ये जो n+1 है, इसको हटा के इसको अगर मुझे कट शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, x प्लस प्लस करूंगा, जो हमने अभी तक सीखा था, है ना। तो ये मेरा काम हो गया, ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। मेरा नॉर्मल कोड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक स्टैटिक वेरिएबल वाले कोड में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हेन आई रन दिस कोड, तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ब्रैकेट कहीं पे बाकी है, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है। कौन सा ब्रैकेट बाकी है, और एक ब्रैकेट आएगा। तो अब इफ आई जस्ट रन दिस, तो यहाँ पे आपको इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एंड फंक्शन, ये इसका ब्रैकेट हो गया, ये इसका ब्रैकेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न 0 आएगा, रिटर्न 0, एंड लेट्स जस्ट रन दिस। तो uh, क्या हो गया, छोटा सा कुछ तो इश्यू है। ये फंक्शन बना यहाँ पे, स्टैटिक इंट x0 डाल दिया, n यहाँ पे ग्रेटर देन किया, और x का वैल्यू प्लस प्लस कर दिया, रिटर्न फंक्शन, अच्छा प्लस x नहीं डाला ना, प्लस x आएगा यहाँ पे, हाँ। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, तो मेरा आउटपुट जो आएगा, वो आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आउटपुट मेरा 25 आ गया। तो जो कोड अभी हमने ट्राई किया, वो सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा। तो इफ यू रिमेम्बर, जो मैंने अभी आपको कंप्लीट स्टेप्स जो है वो एग्जीक्यूट करके बताए थे, वो सेम काम यहाँ पे होगा। तो अब जो हमने यहाँ पे समझा था वो सेम चीज है। एनीवन, एनी डाउट ऑन दिस, क्लियर है।
और अगर इसमें मुझे चेंजेस करना है, मतलब ये कोड को अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल वाला बनाना है, उसके अंदर भी सेम काम होगा। तो इसको अगर मैं कमेंट आउट करता हूं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट x इक्वल टू 0, तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ठीक है, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल। इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा, मेरा चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका भी आउटपुट आपका 25 ही आएगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। और और दूसरा पॉइंट, यहां तक किसी को भी डाउट है? क्लियर है? और अगर अब हम लोग इसमें सेम फंक्शन को अगर और एक बार कॉल करें, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो कोड है, ये वाला जो दो लाइन है, इसको अगर मैं वापस कॉल करता हूँ लाइक दिस, तो अब क्या होगा, ये वाला मेरा जो लाइन है, ये वाला फर्स्ट लाइन का मेरा जो आउटपुट आएगा, इसका मेरा आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा मेरा यहाँ पे मेरा, सॉरी, यहाँ पे मेरा फंक्शन का वैल्यू जो है ना, मेरा एफ का जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। तो आई कैन से पैरामीटर को जो वैल्यू पास हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो पैरामीटर का वैल्यू जो है ना, वो 5 प्लस यहाँ का जो 5 है, ऊपर वाला जो 5 है वो तो ये हो ही गया, हमें फाइनली मिलेगा वैल्यू, और ये 5 प्लस 5 तो इसका वैल्यू 10 मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं दो बार पास करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरा इसका आउटपुट मेरा 25 आएगा और इसका आउटपुट मेरा 50 आएगा। ठीक है, देखो, क्योंकि अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन डाल दूं तो प्रॉपर दिखाई देगा। ये देखो 25 एंड 50, क्यों? बिकॉज पहले वाले पैरामीटर का वैल्यू मेरा 5 था और उसके अंदर ये +5 और ऐड होगा, तो अब आपको 10 से कैलकुलेशन करना है। तो उसके अंदर क्या होगा, 10 जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये वाले कोड में, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स का सॉरी, एक्स के अंदर आपका वैल्यू 5 तक जा रहा था, बराबर है ना। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम, यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम ये दो लाइन में जब मैंने कॉल किया, तो यहाँ तक आपका एक्स का वैल्यू 5 था। अब क्या होगा, आपका एक्स का वैल्यू जो है ना, वो 5 के अंदर वापस +1 ऐड होते जाएगा। तो एक्स जब और 5 बार कॉल होगा ना, तो एक्स का फाइनल वैल्यू जो आएगा ना, वो 10 हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले लूप में जब हम लोग ये सेम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 10 आएगा। तो 0 + 10 10, देन 10 + 5 15, वैसे 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 वो 50 जाएगा। आई होप समझ में आ गया, क्लियर है। अगर मैं 3 बार कॉल करूंगा तो इसके अंदर और +5 ऐड कर दो, तो 15 के से हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होते जाएगा, है ना। एनी डाउट ऑन दिस? क्लियर है सबको, समझ में आ गया ये वाला कोड जो अभी मैंने बताया? किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। ये कोड सबको समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है? किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। मैंने कोड देखो ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया। एनीवन, एनी डाउट? ओके, तो अगर डाउट नहीं है तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। मैंने ये आपको रिवाइज कराया, उसका मेन रीजन था कि हम लोग इसके आगे जो पॉइंट है, वो अगर हमें ये वाला समझेगा तो आगे वाले पॉइंट्स हमें प्रॉपर समझेंगे। तो आगे वाले पॉइंट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद में अ, हम लोग रिकर्शन का आज हम लोग खत्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। अब मैं आपको रिकर्शन जो है ये अगर समझ में आया, तो मैथमेटिकली डेवलपमेंट क्या हो रहा है ये प्रॉपर समझ में आएंगे। तो यहाँ पे इफ यू नोटिस, हमारे पास अब हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिकर्शन हम लोग समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिकर्शन। तो मेरे पास टाइप्स ऑफ रिकर्शन कौन से हमें मेन समझना है, जितने होंगे। एक होता है टेल रिकर्शन, एक आएगा आपका हेड रिकर्शन, देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास ट्री रिकर्शन।
याद रखो अप्लाइड मैथ्स अप्लाई होता है, मतलब सिंपल सा ऐड सब्ट्रैक्ट वाला ही। दूसरा आता है इनडायरेक्ट रिकर्शन, एंड लास्ट एंड फाइनल आता है हमारे पास नेस्टेड रिकर्शन। ठीक है, तो ये वाले जो है ये हम लोग ट्राई करेंगे। तो अब हमने एक बार एग्जीक्यूट करके तो समझा था टेल रिकर्शन, लेकिन अब हम लोग ट्राई करते हैं, समझते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद टेल रिकर्शन, और उसमें बेनिफिट क्या क्या चीजें क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट विल स्टार्ट विद टेल रिकर्शन। ओके, क्विकली हम लोग खत्म करेंगे, सेम सेम कोड का एग्जांपल हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो टेल रिकर्शन के लिए यहाँ पे अगर मैं कोड डालता हूं, तो यहाँ पे मेरा जो कोड है ना वो लिख देते हैं हम लोग। वॉइड आएगा, इसके अंदर हमारा सेम फंक्शन आएगा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट एन। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा इफ एन इज ग्रेटर देन 0, तो उसके अंदर हम लोग लिख देंगे प्रिंट एफ %d कॉमा एन। इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे एन एन में हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 करते जा रहे हैं, राइट। ये हो गया, और मेन फंक्शन जो रहेगा उसके अंदर हम लोग इसको कॉल करेंगे। और अभी के लिए हम लोग ये फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट सॉरी पैरामीटर है मेरा, उसको वैल्यू हम लोग क्या पास कर रहे हैं, 3 पास कर रहे हैं, इजी समझने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं टेल रिकर्शन का अगर हमें सिंटेक्स अगर समझना है, तो इसका सिंटेक्स का मतलब क्या रहता है, टेल रिकर्शन के अंदर मेरा कोई फंक्शन होगा जिसके अंदर कोई पैरामीटर है, इसके बाद में यहाँ पे इफ कंडीशन डाला हुआ है जो कुछ कंडीशन चेक कर रहा है, इसके बाद में बहुत सारे कुछ लाइन ऑफ कोड होंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा फंक्शन कॉल होता है, लास्ट में हमारा फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसके बाद कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं रहेंगे, इसको हम लोग टेल रिकर्शन बोलते हैं। तो जो मेरा लास्ट में फंक्शन कॉल होगा, इसके बाद अगर कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है हमने, तो इसको हम लोग टेल रिकर्शन बोलेंगे। अच्छा, अब जैसे लास्ट वाले कोड में हमने यहाँ पे लिखा था कि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग प्लस एन लिखा था, है ना। तो अब यहाँ पे ये अगेन टेल रिकर्शन के अंदर थोड़ा एडिशन हो गया, क्यों, बिकॉज ये टेल रिकर्शन में फंक्शन कॉल होगा और वापस कुछ काम करेगा। याद रखो टेल रिकर्शन के अंदर क्या होता है, जब फंक्शन अंदर 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 एग्जीक्यूशन में जा रहा है ना, वही टाइम पे वो काम करेगा, बाहर निकलने के टाइम पे वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे n+1 डालूंगा तो क्या होगा, जब फंक्शन मेरा अंदर 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 लेवल पे जाएगा वो टाइम पे तो वो काम करेगा, वापस बाहर आने के टाइम पे भी काम कर रहा है ना। तो ये प्योर टेल रिकर्शन नहीं हुआ। टेल रिकर्शन क्या बोल रहा है, जब आप फंक्शन के अंदर 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 जा रहे हैं, है ना, लूप में अंदर 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 जब जा रहे हैं, वही टाइम पे आप काम करेंगे, वही टाइम पे कुछ आपका एग्जीक्यूशन होगा। जब हम लोग वहां से बाहर आएंगे वो टाइम पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये हमारा प्योर रिकर्शन जो रहता है इसका एग्जाम्पल रहता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्योर रिकर्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने ये n+ ये वाला जो है इसकी जरूरत नहीं है, ये प्योर रिकर्शन है। तो जब हम लोग फंक्शन के अंदर घुस रहे हैं वही टाइम पे काम करेंगे, इसके बाद कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो कोड है, ये कोड के अंदर अगर आप देखेंगे, ये सेम जो कोड है ना, इसका हमें आउटपुट क्या मिलना है। तो इसका आउटपुट के बेस पे ये सेम चीज को मैं लूप के थ्रू चेंज भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये जो टेल रिकर्शन है, ये टेल रिकर्शन को अगर मुझे अपडेट करना है, इसको अगर मुझे और कोई वे में लिखना है, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ वॉइड फंक्शन इंट एन। ओके, देन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरा कंडीशन क्या है, n इज इक्वल ग्रेटर देन 0। और उसके बाद यहाँ पे अब इफ के जगह पे मैं क्या करूंगा, इफ के जगह पे मैं यहाँ पे while लिख रहा हूं, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। ओके, ये देखो ये सेम हमारा लाइन आएगा %d/n। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे ये जो हम लोग n-1 कर रहे हैं, है ना, फंक्शन के अंदर, इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n-। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया, बाद में इसी को सेम में कॉल कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, जो हमें आउटपुट ये वाला कोड देगा, वो सेम आउटपुट मुझे वाइल वाला भी दे देगा, बराबर है। तो इसमें इसमें ये वाले इसमें जो मुझे टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, है ना, ये वाले इसमें जो मुझे टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, हमने अगर आपको याद रहेगा टाइम जो हमें रिक्वायर्ड रहता है,
तो वो मुझे टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा, मेरा n का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 3 है तो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड रहेंगे। याद रखो यहाँ पे हम लोग यूनिट्स ऑफ टाइम बोल रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मुझे टाइम 1 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, आई हैव नो आइडिया। मतलब मुझे लेट्स सपोज कि मुझे मेरे पास कोई बॉक्स है, अब ये बॉक्स मुझे कहीं से उठा के एक जगह पे रखना है। तो अब पहला बॉक्स रखने के लिए मुझे अगर 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए, तो ठीक है, या नीचे से उठा के ऊपर रैक में रखना है मुझे, तो एक बॉक्स रखने के लिए, सॉरी, एक बॉक्स रखने के लिए अगर मुझे 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो दो बॉक्स रखने के लिए मुझे 2 सेकेंड लगेंगे, तीन बॉक्स रखने के लिए 3 सेकेंड लगेंगे। लेकिन अभी ये ऐसा हो सकता है कि कोई फास्ट है तो वो हाफ अ सेकेंड में ये बॉक्स रख सकता है, कोई स्लो है तो 2 सेकेंड लग सकता है उसको। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूशन रहेगा, जो प्रोसेसिंग का टाइम रहेगा वो चेंज रहेगा, तो उसको हम लोग सेकेंड्स में काउंट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो अगर मुझे 10 बुक अगर रैक में रखने हैं नीचे से उठा के, तो मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम को या पर्सन को ये 10 बुक रैक में रखने के लिए 10 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो सेम वे यहाँ पे हमने क्या बोला, मेरे पास ये फंक्शन के अंदर जो मैं वैल्यू पास करूंगा वो अगर 3 है तो मुझे 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे, अगर वो 5 है तो 5 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे, बराबर है। और सेम वे जब अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला वाइल कंडीशन यूज करके भी अगर हम लोग सेम काम कर रहे हैं, है ना, तो वाइल कंडीशन जब हम लोग यूज करेंगे ना तो वहां पे क्या होगा, याद रखो। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक इसके अंदर यहाँ पे भी मेरा टाइम जो यूज होगा, टाइम जो मेरा यूज होगा वो तो सेम ही होगा दोनों में, चाहे मैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूं या वाइल लूप कॉल करूं। और बाय द वे ये दोनों का आउटपुट मेरा सेम ही आएगा, है ना, ये तो मेरा सिंटेक्स है, इसको छोड़ दो, दिस इज सिंटेक्स। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम जो है ना सेम काम करेंगे, खाली थोड़ा सा लॉजिक मैंने चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा ना, जितने बार आपका फंक्शन कॉल होगा ना उतने बार मेरा स्पेस रिजर्व होगा। तो यहाँ पे जो मेरा स्पेस रिक्वायर्ड होगा ना वो कितना होगा, जितने बार फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे 3 बार अगर फंक्शन कॉल हो रहा है ना तो 3 यूनिट ऑफ स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा ना वो 1 ही होगा, बिकॉज एक ही वाइल कंडीशन के अंदर ही आप चेंजेस कर रहे हैं। तो जब अगर मैं ये सेम रिकर्शन फंक्शन जो है उसको जो अगर मैं लूप में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन जो मेरा स्पेस रिक्वायरमेंट है ना, स्पेस रिक्वायरमेंट मेरा कम हो जाएगा। स्पेस रिक्वायरमेंट मेरा कैसे कम होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर मैं जो वाइल कंडीशन अगर यूज कर रहा हूं, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे क्या होगा, मैं रिकर्सिव फंक्शन जब अगर यूज कर रहा हूं तो वो स्पेस जो है ना मेरा एक सेम फंक्शन के अंदर काम करेगा। सॉरी एक सेकेंड ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्पेस कंडीशन मेरा कितना रिक्वायर्ड होगा, ये यहाँ पे 1 रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे मेरा जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा, जितने बार मेरा लूप घूमेगा उतने बार ये स्पेस रिक्वायर्ड होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यार, मैं एक्चुअली है ना पहले जो लिखा था वो बराबर लिखा था, हाँ ये वाला करेक्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, कभी हो जाता है कंफ्यूज तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं तो मेरा सेम वेरिएबल जो है ना वो सेम वेरिएबल का वैल्यू कम हो रहा है, तो मेरा स्पेस रिक्वायरमेंट जो होगा ना, यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट मेरा 1 ही होगा, क्योंकि वो सेम वेरिएबल के अंदर ही चेंज होते जाएंगे, ठीक है। नाउ आई एम नॉट कंफ्यूज, सेम वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू चेंज होते जाएगा। लेकिन जब आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा ना तो एवरी टाइम एक फंक्शन कॉल होगा उसके लिए एक सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व होगा। तो अगर वो फंक्शन 3 बार कॉल होगा तो तीन तीन मेमोरी ब्लॉक्स मेरे रिजर्व होंगे, और वो 3 मेमोरी ब्लॉक में 3 अलग वैल्यू जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर वो सेम काम अगर मैं वाइल के थ्रू करूंगा तो वाइल के अंदर क्या होगा, मेरा एक ही मेमोरी ब्लॉक रहेगा जिसके अंदर वो सेम फंक्शन का वैल्यू जो है वो बार 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 अपडेट होगा। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, जल्दी बताओ, समझ में आ गया। तो हमें जो टाइम रिक्वायरमेंट रहता है उसके साथ में हमें स्पेस रिक्वायरमेंट भी होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरा फंक्शन 4 बाइट मेमोरी अगर रिजर्व कर रहा है, तो वो फंक्शन अगर 3 बार कॉल होगा तो 4 3 12 बाइट रिजर्व करेगा। लेकिन उसी के जगह पे अगर मैं जो हमारा
वाइल कंडीशन है ना, वाइल लूप है, उसके थ्रू अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो वहां पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर मैंने एक ही बार वाइल कॉल किया है तो ये जितना 4 बाइट अगर इसने रिजर्व किया है, वो 4 बाइट के अंदर ही वो एन का वैल्यू बार बार अपडेट करेगा, उसके लिए वापस नया मेमोरी रिजर्व नहीं करेगा, तो मेरा मेमोरी जो है वो ज्यादा यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? आगे बाकी स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक, others quick, I want reply from all. ओके, तो अब अगर हेड रिकर्शन सॉरी टेल रिकर्शन अगर समझ में आया, तो अब हम लोग वापस हेड रिकर्शन पे जाते हैं। और याद रखो मैं हर बार है ना पूरा कोड लिख रहा हूं, उसका मेन रीजन ही है कि हमें याद रहे। यहाँ पे अब हम लोग ट्राई करेंगे टेल रिकर्शन, सॉरी हेड रिकर्शन, टेल रिकर्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब जो हेड रिकर्शन है, हेड रिकर्शन के अंदर क्या होता है, हेड रिकर्शन के अंदर यहाँ पे अगर मैं मेरा कोड लिख देता हूं, तो जो मेरा कोड है, कोड के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है, void फंक्शन इंट एन, है ना, ये मेरा फंक्शन है, जिसके अंदर अब हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाला हुआ है। और उसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन n-1। याद रखो अब यहाँ पे हेड के अंदर क्या होगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, है ना, तो पहले सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, printf %d, और उसके बाद में जो हमें n प्रिंट करना है वो अभी प्रिंट होगा यहाँ पे लाइक दिस। और यहाँ पे भी मैं फंक्शन का वैल्यू 3 पास कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, नहीं तो हमें जो लूप लॉजिक लिखना है वो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका सिंटेक्स चाहिए, तो इसका सिंटेक्स क्या आएगा समझो, इसका सिंटेक्स क्या आएगा, टेल रिकर्शन के अंदर हमने क्या बोला, वही लाइन, लास्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए, उसके पहले जितने लाइन ऑफ कोड डालने हैं वो डाल दो। वैसे ही हेड रिकर्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कोई एक पैरामीटर डाला हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे हमने ये जो भी कंडीशन डाला है वो डाला है, और इसके बाद में आपका सबसे पहला फंक्शन कॉलिंग होगा, इसके बाद में चाहिए उतने लाइन ऑफ कोड डाल दो। ठीक है, अगर ये जो है इसके ऊपर कोई दूसरा लाइन ऑफ कोड अगर आ गया तो ये हेड रिकर्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन कॉलिंग होगा वो सबसे फर्स्ट लाइन रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर कोई भी दूसरे लाइन ऑफ कोड नहीं आएंगे, इसके ऊपर अगर कोई दूसरे लाइन ऑफ कोड अगर आ रहे हैं मतलब ये प्योर हेड रिकर्शन हुआ ही नहीं। हेड रिकर्शन का मतलब सबसे पहले ही वो लाइन आएगा, और क्या होगा, जितने बार ये फंक्शन आएगा वो उतने बार ये सेम फंक्शन को वापस कॉल करेगा, है ना, बिकॉज यही सेम फंक्शन ही कॉल हो रहा है, तो ये सबसे पहले लाइन में ही ये काम करते जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले जितने भी बार फंक्शन कॉल हुआ है वो इतने बार ये फंक्शन कॉल कर लेगा, और लास्ट में जब वो रिटर्न होगा ना वो टाइम पे यहाँ पे ये जो भी प्रिंट है, प्रिंट का काम लास्ट में होते जाएगा। ठीक है, अब ये सेम काम को अच्छा बाय द वे ऊपर वाला जो हमारा आउटपुट था, इसका हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 to 1 आना चाहिए, अगर आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसका आउटपुट बोलूँ, इसका आउटपुट भी 3 to 1 आएगा, और इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट भी आपका 3 to 1 आएगा, आपको ट्राई करना है बाद में। ठीक है, तो ये दोनों का आउटपुट हमारा सेम आएगा। और सेम वे अगर हम लोग हेड रिकर्शन की बात करते हैं, तो हेड रिकर्शन के अंदर इसका मेरा आउटपुट जो है ये क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। अब ये सेम कोड को हमने जैसे वाइल लूप यूज किया था वैसे ही अगर मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं इसको वापस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, void फंक्शन इंट एन, और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल, ये लूप कब तक मेरा चलेगा, जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहाँ पे इफ है इसकी जगह पे मैंने लूप लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट एफ %d, है ना, /n, ये मैंने प्रिंट करवा दिया, बराबर है। अच्छा, अब ये अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया तो ये तो इनफाइनाइट जाएगा, तो मुझे n का वैल्यू तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे फंक्शन में n-1 जो है वो यहाँ पे डालेंगे, बराबर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसे कर दिया तो ये अगेन हेड रिकर्शन नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज मेरा जो काम है, मेरा जो आउटपुट है ये प्रॉपर नहीं आएगा, तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे इसके अंदर मैं ये वाला लाइन हटा के, ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं i++ डालूंगा, और ऊपर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना दूंगा ये फंक्शन के अंदर, जिसको मैं लिखूंगा इंट आई।
इक्वल टू, मैं इसको 1 इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर दिया, और अब मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दिया 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो आई का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, आई का वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे एन का वैल्यू 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो यहाँ पे वो आएगा, ठीक है, और प्रिंट करेगा। प्रिंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब अगर मैं n प्रिंट करूंगा तो वैल्यू 3 to 1 प्रिंट होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 1 प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, i, तो i का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये सेम आउटपुट मुझे जनरेट करना है। तो पहले i का वैल्यू प्रिंट हुआ 1, उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, प्लस प्लस का मतलब 1 से ये हटके क्या हो जाएगा 2, फिर ऊपर जाएंगे, वापस हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो वापस हमने चेक किया, तो यहाँ पे अब मुझे आई का वैल्यू क्या मिला, अच्छा यहाँ पे भी कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, नहीं तो ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो चेंज होगा, वो कंडीशन क्या चेंज होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, आई जो है वो जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक किया, आई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 इज लेस देन और इक्वल टू एन, यस। तो एन का वैल्यू मेरा 3 है, बराबर है ना, दिस इज एन, ये एन है, तो एन का वैल्यू 3 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस। तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, तो आई प्लस प्लस मतलब 2 हो गया, वापस ऊपर जाएंगे चेक करेंगे, इज 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रिंट करेंगे, फिर वापस आएंगे, 2 में प्लस प्लस हो जाएगा, 2 इंक्रीमेंट होके 3 हो गया, वापस ऊपर जाएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू है ना, तो है, लेस देन नहीं है लेकिन 3 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 3। फिर वापस मतलब ये लाइन पे हमने 3 प्रिंट किया, फिर वापस आएंगे, 3 जो है वो +1 होके 4 हो गया, फिर ऊपर जाएंगे 4, और अभी इसका वैल्यू 3 है, इज 4 लेस देन इक्वल टू 3, नो। तो यहाँ पे ये लूप हमारा एंड हो गया। तो अगर आप देखेंगे जो मैंने हेड रिकर्शन से आउटपुट जनरेट किया, वो सेम हम लोग वाइल से जनरेट कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे वो वाइल से जनरेट कर सकता हूँ, तो इसको हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हम लोग दूसरे पैटर्न कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आई होप यहाँ पे जो मैंने अभी ये लॉजिक बताया ये सबको क्लियर है, किसी को भी डाउट है, वाइल और डू वाइल वाला सबको समझ में आ गया। हेड और टेल रिकर्शन को हम लोग को टाइम उतना ही लगेगा, टाइम, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में चेंजेस नहीं होंगे, और टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन का उतना ही लगेगा, आपके स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगे। तो बहुत बार जब हमारे एप्लीकेशन कुछ रन करता है जिसको ज्यादा स्पेस की जरूरत रहती है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, वो सेम ऑपरेशन सेम आउटपुट को हम लोग अगर थोड़ा बहुत अगर चेंज कर दे, तो हम स्पेस रिक्वायरमेंट को मिनिमम करके प्रोग्राम का या आपका एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। जल्दी से बताओ, एम आई क्लियर विद दिस, यस, रिप्लाई, अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक। चलो, तो अगर ये हो गया तो आपको ये वाला जो कोड है ये ट्राई करना है, ठीक है, और फिर हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये सेम जो कोड अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये सेम कोड को एग्जीक्यूट करो, आउटपुट जनरेट करो, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालो, आई विल गिव यू 10 o'clock हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। दोनों दोनों चीजें आपको डालना है, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके, एक स्क्रीनशॉट क्विक, और उसके बाद में जो टेल रिकर्शन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दोनों कोड जो है वो एग्जीक्यूट करके बताना है। नॉर्मल ये हेड रिकर्शन वाला कोड, और उसके बाद में वो हेड रिकर्शन को आपने वाइल कंडीशन से, वाइल लूप से यूज किया ये वाला, और सेम वे टेल वाला, टेल रिकर्शन वाला, ये दोनों कोड आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो, 10 o'clock विल कनेक्ट अगेन। तो नाउ विल कंटिन्यू विद ट्री रिकर्शन, ओके। हेड रिकर्शन जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे हम लोग करेंगे, वो मैंने बता दिया। अब बचा है हमारा ट्री रिकर्शन, ठीक है। तो अब ट्री रिकर्शन के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं ये समझते हैं।
पहले ध्यान से कोड समझ लो, बाद में उसका सिंटैक्स समझते हैं एंड विल कंटिन्यू अगेन। ओके, तो यहाँ पे, अच्छा बाय द वे, ये जो मैंने कोड लिखा है इसके आगे पीछे आपको मेन फंक्शन डाल के मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना था, जैसे ऊपर हमने किया हुआ है ये वाले कोड में, है ना, उतना ही आपको करना था। बाकी ये सेम दोनों फंक्शन जो है वो सेम ही है, कोड में ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसके लिए आपको वो आना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। चलो विल कंटिन्यू विथ नाउ ट्री रिकर्शन। तो ट्री रिकर्शन के अंदर अगर आप देखेंगे हमें यहाँ पे समझना क्या है ये पहले समझ लो। तो ट्री रिकर्शन के अंदर अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ कोड जो है वो क्या है ये समझते हैं पहले तो मेरे पास यहाँ पे ट्री रिकर्शन का जो कोड आएगा, या हम लोग जो कोड लिखेंगे, ध्यान से समझो, मेन फंक्शन आपको डालना है, मैं खाली ऊपर वाला फंक्शन बता रहा हूँ। सो वॉइड फंक्शन, सेम एक पैरामीटर पास होगा, इसके अंदर मेरा इफ कंडीशन आएगा, देन यहाँ पे ये वाला कोड हमारा इतना सेम है, इसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ %d देन n, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन 2 बार फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, 2 बार फंक्शन कॉल होगा, ये खत्म ये खत्म। और यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन ट्री लिख रहे हैं। ठीक है, तो ट्री रिकर्शन का मतलब क्या रहता है, पहले तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंटेक्स अगर उसका समझाऊं, तो ट्री रिकर्शन का मतलब क्या रहता है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, वो फंक्शन को अब हमने यहाँ पे कोई कंडीशन दिया, वो कंडीशन के बाद में हमने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है ना, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, फिर वापस कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, एंड अगेन वी आर कॉलिंग फंक्शन, फिर वापस कुछ लाइन ऑफ कोड आएगा, इट गोज लाइक दिस। ठीक है, समझो ध्यान से, ये वे में चलता है। लीनियर रिकर्शन आपका क्या होता है, मतलब यहाँ पे समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर मैं लीनियर रिकर्शन की अगर बात करूँ, क्यों, बिकॉज हमें समझ में आना चाहिए ट्री रिकर्शन और लीनियर। लीनियर रिकर्शन में क्या होता है, हमारा कोई फंक्शन रहेगा यहाँ पे, है ना, वो फंक्शन के अंदर हमारा कोई कंडीशन है, और वो कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वो लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने फंक्शन, हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है, वापस कुछ लाइन ऑफ कोड है, खत्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं लीनियर रिकर्शन बोलूंगा, जहां पे मेरा फंक्शन कॉलिंग एक ही बार हो रहा है। और जो ट्री रिकर्शन है ना, इसमें क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉलिंग 2 बार हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 बार फंक्शन कॉल होगा। और एज वी नो, जब हम लोग इसको फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होके जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, है ना, इसको ट्री रिकर्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये लीनियर रिकर्शन जो है ये तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे होगा। लेकिन ट्री रिकर्शन की अगर हम लोग बात करें, तो ट्री रिकर्शन के अंदर अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, ये 1, ओके, जहां पे प्रिंट हो रहा है, सेकेंड जिसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, 3 जहां पे वापस सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। सो वी हैव टोटल 3 फंक्शंस, है ना। और ये सेम चीज को अगर मैं यहाँ पे हम लोग उसको समझने का ट्राई करें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो, लेट मी जस्ट रेफर दिस कोड अगेन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, रिक्वायर्ड स्पेस, एंड कोड सामने रहेगा तो बेटर समझ में आएगा। तो अब अगर मैं ये सेम कोड को अगर रेफर करता हूँ वापस, ओके, ये सेम कोड को अगर हम लोग वापस रेफर करें, तो यहाँ पे हमारा कोडिंग पैटर्न जो है वो कैसे जाएगा ये समझो। तो अब यहाँ पे मेरे पास मेमोरी है ना, जैसे हमने पहले भी सीखा था, मेरे पास मेमोरी ब्लॉक रहेंगे, और वो मेमोरी ब्लॉक के अंदर, वो मेमोरी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, बराबर है। मेरा वेरिएबल जो क्रिएट होगा, स्टार्ट में मैंने फंक्शन को आर्गुमेंट पास किया है 3, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, दैट्स इट। उसके बाद में
अब लोग अगर उसका ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे पहले फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या पास हुआ 3। अब समझो, जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, फंक्शन मेरा कॉल हुआ, पैरामीटर का वैल्यू 3 है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इज 3 ग्रेटर देन 0, यस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एन का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, एन का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। और यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट पे आपका जो फंक्शन का वैल्यू है उसमें से -1 हो जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। समझो ध्यान से। और ये 3 वाला जो पार्ट है, ये सेकेंड टाइम कॉलिंग वाला पार्ट जो है, ये तो बाद में होगा, अभी नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये वाला लाइन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे जो भी है ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते हैं। समझो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग आए, अब फंक्शन का वैल्यू मेरा 2 है, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 प्रिंट होगा, है ना। और उसके बाद में क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मेरा 1 हो गया। तो यहाँ पे ये 1 आया। और ये जब हम लोग वापस रिटर्न करेंगे वो टाइम पे वापस इस पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फंक्शन का वैल्यू मेरा 2 हुआ था, अब वो फंक्शन का वैल्यू मेरा 1 हो गया, राइट। और इसके बाद में अब हमने यहाँ पे जब फंक्शन का वैल्यू मेरा 1 है, तो यहाँ पे अब फंक्शन का वैल्यू मेरा 1 हो गया, एन का वैल्यू है ना, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो पहले 1 प्रिंट करेंगे, फिर वापस फंक्शन कॉल होगा। तो अब मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, बराबर है। तो अब ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसका हमारा आउटपुट अब तक क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा, सबसे पहले मेरा प्रिंट क्या हुआ, 3 प्रिंट हुआ, है ना। तो यहाँ पे आउटपुट में नीचे लिखता हूं 3, बाद में 2 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ। और उसके बाद में अगर आप ध्यान दोगे, इसके ऊपर मेरा एन का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। यहाँ पे मेरा एन का वैल्यू 0 हो गया। अब एन का वैल्यू अगर 0 हो गया मतलब ये तो खत्म हो गया। तो ये वाला जो आपका फंक्शन कॉलिंग है ये खत्म हो गया। इसके बाद आपका सेकेंड वाला फंक्शन है, और ये जो सेकेंड वाला जो फंक्शन है, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो अब क्या होगा, ये लाइन खत्म हो गया, अब हम लोग बार बार थर्ड लाइन पे जाएंगे। तो जब अगर हम लोग थर्ड लाइन पे जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाला जो आपका मेमोरी है, इसी के अंदर मतलब ये वाला मेरा फर्स्ट टाइम का जो एन का वैल्यू था वो हट गया। अब वापस हम लोग जाएंगे आगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे तो फिलहाल मेरा लास्ट एन का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये सेम वापस एन का वैल्यू 0 असाइन होगा, किसके लिए, ये वाले फंक्शन के लिए, थर्ड लाइन के लिए। समझो ध्यान से। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या असाइन हुआ, 0। तो ये अगर 0 असाइन हुआ मतलब यहाँ पे तो आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, बराबर है ना। तो ये मेरा खत्म हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसका काम आगे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ये लास्ट लाइन पे हम लोग आए थे, है ना। लास्ट लाइन पे आने के टाइम पे एन का वैल्यू मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो वही सेम वैल्यू ये वाले फंक्शन को भी अप्लाई होगा, याद रखो। क्यों? बिकॉज ये थर्ड लाइन है। तो ये जो खत्म होगा उसके बाद का वैल्यू इसको असाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझो यहां तक हमने एंड पे आ गए, एंड पे आ गए। और यहां से हम लोग क्या हो रहा है, अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, है ना, बाहर निकल रहे हैं हम लोग। तो जब बाहर निकल रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट एन का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, सबसे लेटेस्ट, ये वाला लेटेस्ट है। अब जब मैं ऊपर आऊंगा, इसके एक स्टेप जब मैं ऊपर आऊंगा, बराबर है, तो इसके एक स्टेप जब मैं ऊपर आऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊंगा तो इसके ऊपर ये वाला लेवल है, ये वाले लेवल पे मेरा एन का वैल्यू क्या है, ये वाले लेवल पे मेरा एन का वैल्यू 1 है। तो जब अगर मैं 1 पे आऊंगा तो वापस क्या होगा, एन का वैल्यू 1 हो गया। तो अब जब एन का वैल्यू 1 होगा, तो समझो अब ध्यान से, वापस ये पूरा फंक्शन कॉल होगा। तो जब ये पूरा फंक्शन कॉल होगा तो वापस अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। क्यों? पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, वापस सेम फंक्शन कॉल हो रहा है ना, रिकर्शन है। उसके बाद में क्या कॉल होगा, उसके बाद में वापस फंक्शन 0 कॉल होगा, ये वाला। तो यहाँ पे ये एंड हो गया। उसके बाद में वापस हम लोग रिटर्न आएंगे इसमें से भी, तो वापस 0 प्रिंट होगा, ये वाला, है ना। तो ये दोनों है। तो वापस ये वाले में मेरा वापस आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। तो अब मेरा आउटपुट क्या हो गया, 3 2 1 1। इसके बाद में, और यहाँ पे ये आपका n का वैल्यू 0 हुआ, ये वाले के लिए n का वैल्यू मेरा 0 हुआ, और ये वाले के लिए भी मेरा n का वैल्यू 0 हुआ। तो यहाँ पे भी मेरा n का वैल्यू 0 हुआ, है ना। ये 4 बार मेरा n का वैल्यू 0 हो गया यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे वापस हम लोग रिटर्न ऊपर जा रहे हैं। तो अब जब हम लोग वापस रिटर्न ऊपर जाएंगे, ये लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो ये लेवल पे अगर हम लोग जाएंगे तो वापस मेरा n का वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या लेवल पे है, 2 है। तो अगेन मेरा फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। और फिर सेम यहाँ पे जो पूरा ट्री बना हुआ है ना, वो सेम ट्री यहाँ पे रिपीट होगा। समझो,
ठीक है, वो सेम ट्री यहाँ पे रिपीट होगा। तो जब वो सेम ट्री यहाँ पे रिपीट होगा तो वापस अब मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, एन का वैल्यू वापस मेरा एक एन का वैल्यू 1 आएगा, बराबर है ना। इसके लिए तुम 1 आया था, वापस और एक बार एन का वैल्यू 1 आएगा, फिर यहाँ पे एन का वैल्यू वापस 2 आएगा। तो यहाँ पे वापस मेरा आउटपुट जो आएगा वो सेम रिपीट होगा। तो अब वापस सेम रिपीट क्या होगा, अब वापस सेम रिपीट होगा 3 2 1 1, और उसके आगे यहाँ पे वापस आएगा 2 1 1, ऐसा प्रिंट होगा। दिस गोइंग टू बी द आउटपुट। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला अगर आपको नहीं समझा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और थोड़ा बेटर वे में समझते हैं, और मैं सीक्वेंस बता देता हूँ ट्री स्ट्रक्चर का। मेरा सीक्वेंस ध्यान से समझो, ये कंप्लीट ट्री वापस बताता हूं मैं। तो सबसे पहले मेरा फंक्शन क्या था, 3 था। इसका आउटपुट क्या आया, 3 आया, बराबर है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे, तो इसके अंदर मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, है ना। और यहाँ पे भी जब वापस वो कॉल होगा सेकेंड टाइम, वो टाइम पे भी मेरा फंक्शन का वैल्यू 2 होगा। तो अब यहाँ पे दोनों के लिए ट्री जनरेट होगा। यहाँ पे एन का वैल्यू होगा 2 है तो आउटपुट 2 प्रिंट होगा। इसके बाद में फंक्शन का वैल्यू मेरा -1 होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद में वापस यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया। रिटर्न जब आएंगे तो वापस फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सेम वे यहाँ पे अगर आप 1 पे आओगे तो 1 के अंदर भी क्या होगा, अगेन यहाँ पे 3 चीजें प्रिंट हो गए। यहाँ पे ये 1 प्रिंट हुआ, फंक्शन का वैल्यू मेरा 0 हुआ, फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले लेता हूँ। तो अगर इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग ले ले, चलो। तो अब अगर हम लोग ट्राई करें, अब अगर हम लोग ट्राई करें तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन का वैल्यू जो 2 है, इसका अगर मैं वापस ट्री जनरेट करूँ तो क्या होगा, मेरा पहला आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में मेरा फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। फिर वापस फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद में इसमें मेरा 1 आउटपुट आएगा, फंक्शन 0 हो गया। यहाँ पे फंक्शन 0 हो गया। अगेन इसके लिए आउटपुट 1 प्रिंट होगा, फंक्शन 0 हो गया और फंक्शन 0 हो गया। तो ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है, ये वे में कॉल होता है। अच्छा, अब कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा उसका नंबरिंग डालते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद में ये सेकेंड नंबर पे ये आएगा। इसके बाद में थर्ड नंबर पे ये आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे ये 0 वाला आएगा फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये होने के बाद में अभी हमारा पॉइंटर यहां से रिटर्न करेगा तो वापस वो इसको कॉल करेगा 5। ये होने के बाद में अब हम लोग फिर फंक्शन का वैल्यू 6 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में 7 8 ये वाले फंक्शन पे हम लोग जाएंगे। इसके बाद में ये वाला पूरा मेरा ट्री वाला ये वाला पार्ट पूरा हो गया। ट्री स्ट्रक्चर है, समझो ट्री है ना। उसके बाद में हम लोग ये 9th वाले पे जाएंगे जहां पे वापस फंक्शन का वैल्यू 9 है। ये होने के बाद में फिर यहाँ पे आएंगे 10। फिर ये वाला आएगा। फिर वापस रिटर्निंग में ये वाला आएगा। फिर वापस हम लोग 1 वाले लेवल पे जाएंगे 13। फिर ये वाले और फिर ये वाले लेवल पे। तो अगर आप ध्यान से समझो यहाँ पे, तो पहले बार में मेरा फंक्शन कॉलिंग जो है ना, पहले बार में फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे एक बार हो रहा है। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग 2 बार हो रहा है। यहाँ पे ये 1 और ये 2। फिर उसके बाद वाला ट्री वाला जो लेवल है ना, इसमें मेरा फंक्शन कॉलिंग 4 बार हो रहा है। ये 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल अगर देखोगे तो फंक्शन कॉलिंग मेरा कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना, 8 टाइम्स हो रहा है। तो अगर मैंने फंक्शन के अंदर पैरामीटर वैल्यू मतलब मेरे ट्री के अंदर लेवल्स अगर मैंने वैल्यू अगर 3 पास किया है तो 4 लेवल तक जाएगा, 1 2 4 एंड 8, जैसे हमारा कंप्यूटर में काउंटिंग रहता है। और सेम वे अगर मैं यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू अगर 4 पास करूंगा तो आपके यहाँ पे लेवल्स कितने आएंगे, 5 आएंगे। और लास्ट वाला जो लेवल आएगा उसमें फंक्शन कॉलिंग 16 टाइम होगा अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। तो आई होप ट्री स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। एम आई क्लियर विद दिस? ट्री स्ट्रक्चर समझा? थोड़ा थोड़ा आई मीन डिफिकल्ट नहीं है, खाली सिंपल सा हमने लॉजिक अप्लाई किया है। जो काम हो रहा है वही कॉलिंग 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 वापस होगा, बिकॉज सेम कोड वापस कॉल हो रहा है ना, है ना। अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक। ये ट्री स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सीक्वेंस समझ में आया। तो हमारा अगर मैंने जो पैरामीटर का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो मेरा फंक्शन कॉलिंग 15 टाइम्स होगा। और उसी में अगर मेरा पैरामीटर नंबर ऑफ मैं बढ़ा दूंगा तो 15 में अगर आप और 16 नंबर्स ऐड करेंगे उतने बार मेरा फंक्शन कॉल होगा, है ना।
आई होप क्लियर है. यस, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो रिप्लाई. एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, पक्का सबको डाउट, किसी को डाउट नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब हमारा कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं तो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. ये यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉलिंग वन टाइम हुआ, +2 +4 +8, टोटल कितना हुआ? 15, है ना. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमने यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन समझा था, राइट. और अब अगर मैं यहाँ पे आपको बेस वाइज अगर बता दूं, तो बेस वाइज अगर हम लोग बताए तो यहाँ पे ये वाले लेवल पे हमारा 2:0 रहता है, 2:1, 2:2, आई मीन नंबर सिस्टम के हिसाब से 2:3. तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आउटपुट जो आता है ना, उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं कि मैं यहाँ पे मैथमेटिकली लिखूंगा 2:, मेरा जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली रहेगा 2:, मेरा जो लेवल है 2:3 + 1 -1. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या समझा, अगर मैंने पैरामीटर का वैल्यू 3 दिया है तो मेरे 4 लेवल रहेंगे ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2:3 + 1, बिकॉज एक लेवल एक्स्ट्रा होगा और हम लोग 0 से काउंट चालू कर रहे हैं, तो इसके लिए -1 करना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली जैसे मैं नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाऊंगा ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके लिए पैटर्न कैसा होगा, 2:1 2:1 2:2 2:3, इट गोज टिल 2:n, बराबर है. इट गोज टिल 2:n. और फाइनली अगर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे रहेगा, 2:n + 1 -1. ये वे में हमारा आउटपुट मिलता है. तो यहाँ पे 2:3 + 1, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 2:0 1 होता है, 2:1 2 होता है, 2:2 4 होता है, 2:3 8 होता है ना. 2 का क्यूब 8 होता है. जब सबको मैं ऐड करूंगा तो 15 हो गया. वैसे ही अगर मुझे और एक लेवल आगे जाना है तो उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मुझे 4 लेवल, मैंने अगर पैरामीटर का वैल्यू अगर 3 की जगह पे 4 दिया, तो यहाँ पे मैं कहां तक जाऊंगा, 2:1, सॉरी 2:0 2:1 2:2 2:3 एंड 2:4. और इसको आपको ऐड कर देना है. और ऐड करने के बाद में जो फाइनल काउंट मिलेगा उसमें से -1 करना है, जैसे यहाँ पे हमने बताया है ना. तो फाइनली यहाँ पे 2:4 है ना, 2:4 -1 करना है, तो 2:4 इज 16 -1 15, ये आपका आंसर आता है. वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2:4 + 1, ओके, -1, तो 2:4 5 होगा, 2:5 -1, ये आपका फाइनल काउंट आएगा अगर मैं पैरामीटर का वैल्यू जो है वो 3 के जगह पे 4 देता हूँ. ये आपका कैलकुलेशन होता है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर. तो जब हम लोग एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते हैं डीएसए बेस्ड, तो उसके अंदर भी ये सेम पैटर्न हम लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है. और इसके बेस पे अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरा टोटल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम प्योरली डिपेंड्स ऑन मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम है इन यूनिट, प्योरली डिपेंड्स ऑन 2:n. तो यहाँ पे ये ओ आएगा, और उसके ऊपर 2:n आएगा, है ना. तो जैसे जैसे टाइम जो है, टाइम को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. टाइम जो है यहाँ पे अगर मैं टाइम लिख दूं, सो टाइम बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना यूनिट ऑफ टाइम लगेगा. तो यूनिट ऑफ टाइम लगेगा जितने हमारे पैरामीटर के वैल्यूज रहेंगे, ट्री स्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो जितना मेरे लेवल बढ़ते जाएंगे उतना ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा. तो एन जो है वो मेरे नंबर ऑफ लेवल्स है ना. तो एन अगर 4 है तो मेरा स्पेस 4 लेवल का रिक्वायर्ड होगा, एन अगर 5 है तो मेरा स्पेस उतना ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. तो स्पेस को हम लोग यहाँ पे ओ ब्रैकेट एन लिखते हैं. ठीक है. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल मेरा नंबर क्या आ रहा है उसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या रिक्वायर्ड टाइम इन यूनिट्स, ये वे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर. अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, आई मीन कोड लिख के. तो अगर इसका कोडिंग पे अगर हम लोग जाए, ट्री रिकर्शन का, तो ट्री रिकर्शन का अगर हम लोग कोड एक बार ट्राई करें, तो लेट्स जस्ट ट्राई दैट कोड. तो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे जाते हैं और ट्री वाला जो कोड है वो ट्राई करता है. सो लेट्स गो टू ऑनलाइन कंपाइलर. और ऑनलाइन कंपाइलर पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो भी लिखा हुआ है ये सब मैं हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देते हैं हम लोग और सब वापस लिखते हैं.
तो यहाँ पे ये तो आपके डिफॉल्ट लाइन है, जो लाइन हमें रिक्वायर्ड होती ही है। और उसके आगे मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड फंक्शन ब्रैकेट इंट एन। और फंक्शन अब जो हम लोग बनाएंगे वो फंक्शन के अंदर पहला मेरा इफ कंडीशन आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एन इज ग्रेटर देन 0। तो उसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रिंट एफ कर रहे हैं कि किसको प्रिंट कर रहे हैं, तो डबल कोट्स में 3 एन का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में फर्स्ट टाइम हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम लोग -1 करते जाएंगे, एंड सेम वे मैं वापस ये सेम फंक्शन कॉल करूंगा, तो मेरा सेम फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है, राइट। तो ये हमने 2 बार कॉल किया, और सेम वे में यहाँ पे मेरे पास इंट मेन नाम का फंक्शन होगा। और इसके अंदर वापस हम लोग क्या करेंगे, इंट मेन के अंदर यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा फंक्शन ब्रैकेट 3। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देंगे रिटर्न 0। ये हो गया मेरा कोड खत्म, जो अभी हमने ट्री स्ट्रक्चर वाला कोड देखा। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सेम आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे हमने आउटपुट क्या देखा था, 3 2 1 1, देन वापस 2 1 1 रिटर्न होगा, 3 नहीं आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 2 1 1, ये पहले बार वाला जो मेरा फंक्शन कॉल हुआ, और उसके बाद 3 पे नहीं जाएंगे, है ना, और 2 1 1 वापस कॉल होगा। आई होप ये क्लियर है सबको, और ये कोड जो मैंने सिखाया वो कोड भी सबको क्लियर है। यस, जल्दी से ट्राई करो ये कोड। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। डू इट क्विकली। एनीवन एनी डाउट ऑन दिस? एनीवन एनी डाउट ऑन दिस? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है? स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? अदर्स रिप्लाई क्विक। ओके, तो इसके बाद में अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं जो आज का टॉपिक मैंने बताया था, वो टॉपिक दैट इज हमने, चलो छोटा सा ही कोड है, आई होप आप लोगों ने टाइप कर लिया रहेगा। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिकर्शन का टाइप है, वो नेक्स्ट रिकर्शन का टाइप मैंने यहाँ पे आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ रिकर्शंस जो हम लोग करने वाले थे। तो हेड हेड रिकर्शन हो गया, है ना, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। अब हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्शन समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन पे। तो यहाँ पे आई विल गिव अ टाइटल, इनडायरेक्ट रिकर्शन। आज हम लोग खत्म कर देंगे रिकर्शन, एंड नेक्स्ट टाइम हमारा न्यू टॉपिक चालू होगा। तो अब ये जो रिकर्शन है, ये रिकर्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। और आई वांट आउटपुट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल। हाँ, ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स के पास से ये सेम आउटपुट आना चाहिए। आपको ट्राई करना है जो भी मैंने बताया। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ रिकर्शन है उस पे आता है। तो इनडायरेक्ट रिकर्शन होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे हम लोग हर बार कोड लिखते हैं, ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल कोड दिखता है, क्या होगा कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड, मेरा फर्स्ट कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर है। इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ एन इज ग्रेटर देन 0, सेम कोड है, खाली फंक्शन मेरे 2 बार आ रहा है। प्रिंट %d, और एन को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फंक्शन बी, और उसमें -1 कर रहा हूं मैं। ओके, कोड ध्यान से देखो, समझ में आएगा, डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड फंक्शन बी इंट एन, इफ, सेम कोड वापस रिपीट होगा, इफ एन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, देन प्रिंट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा %d, n, एंड यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन ए को, जिसमें मैं लिखूंगा फंक्शन ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझो। अब ये कोड को हम लोग ट्राई करते हैं। ओके,
सो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इसके बारे में हम लोग कैसे ट्राई करेंगे। अब ध्यान से समझो, ये इनडायरेक्ट रिकर्शन जो होता है ना, ये इनडायरेक्ट रिकर्शन काम कैसे करता है। अगर मेरे पास तीन फंक्शन है, तो जैसे ए है, ए कॉल करेगा बी को, बी कॉल करेगा सी को, और सी वापस कॉल करेगा ए को। तो ये वे में चलता है, जैसे यहाँ पे ए बी को कॉल कर रहा है और बी वापस ए को कॉल कर रहा है। क्या चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है ना। तो हमारे कोड में क्या हो रहा है, ए जो है ये बी को कॉल कर रहा है, और जब मैं बी में जाऊंगा तो वो ए को कॉल कर रहा है। इसको इनडायरेक्ट रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा कोड में सिंपली हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ए है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे मेरा कोई तो एक इफ कंडीशन है, राइट। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, फिर हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन बी को, राइट। और आई मीन यहाँ पे हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, फंक्शन बी आपका कॉल होगा पहले तो, लेकिन उसके साथ में बी के अंदर क्या होगा, n-1 होगा, राइट, है ना। ये हमारा मेन लॉजिक है। उसके बाद में ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब मेरा फंक्शन बी आएगा जिसके अंदर वापस आपका पैरामीटर आ रहा है। उसके बाद में वापस यहाँ पे क्या होगा, अब इसके अंदर वापस हमारा इफ कंडीशन कॉल होगा, और इफ कंडीशन के अंदर वापस कुछ लाइन ऑफ कोड आएंगे, फिर यहाँ पे ए आएगा, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए में से वापस कुछ माइनस कर रहे हैं। सिंपल है ना। तो यहाँ पे या फिर मैं ए को डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे हमारा पैटर्न चालू है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ये वाला जो कोड मैंने बताया, इसका सिंटैक्स मैंने सिंपली आपको बता दिया। अब ये कोड को हम लोग आगे वापस समझते हैं कि हमने यहाँ पे ट्राई क्या करना है। तो इसको यहाँ पे हम लोग सेम कोड को वापस अभी समझते हैं, ठीक है। ये मेरा कोड है जिसको अभी हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे समझने के लिए। ये कोड को थोड़ा इधर ले लेते हैं। चलो, नाउ विल ट्राई। तो यहाँ पे ये इसका एक ब्रैकेट यहाँ पे खत्म होगा, एक यहाँ खत्म होगा। अब मैं सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन को जो वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, मेरा फंक्शन का वैल्यू है 20 स्टार्ट में, ए वाले फंक्शन का, ठीक है। ए वाले फंक्शन का यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूंगा फंक्शन ए को मैंने वैल्यू पास किया 20। तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे हम लोग चेक करेंगे इज 20 ग्रेटर देन 0, यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन बी को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग फंक्शन बी को कॉल करेंगे, तो फंक्शन बी के अंदर क्या हो रहा है, एन का वैल्यू -1 हो रहा है। तो मतलब फंक्शन बी के अंदर वैल्यू क्या जाएगा, 19, बराबर है, -1 हो रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग फंक्शन बी को कॉल करेंगे, वी जंप हियर, है ना, 19, एन का वैल्यू तो 19 हमें मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या चेक करें, इज 19 ग्रेटर देन 1, यस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 19 प्रिंट होगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 19। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा फंक्शन का वैल्यू है, वो फंक्शन के वैल्यू को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं रिमाइंडर अगर छोड़ दूं, पॉइंट का वैल्यू छोड़ दूं, तो अब मेरे पास जो फंक्शन ए है, फंक्शन ए के अंदर ब्रैकेट में वैल्यू क्या जाएगा, 9 जाएगा, है ना। अगर हम लोग 19 डिवाइड बाई 2 अगर करता है, तो पॉइंट वाला वैल्यू छोड़ दो, तो ओवरऑल इंटीजर वैल्यू आपको ये मिल रहा है। अब वापस मैं क्या हुआ, फंक्शन ए में आ गया। फंक्शन ए में आया तो हम लोग चेक करेंगे, फंक्शन ए में पैरामीटर का वैल्यू 9 है। इज 9 ग्रेटर देन 0, यस। तो सबसे पहले जो पैरामीटर का वैल्यू आपका एन का वैल्यू है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा। फिर हम लोग ये साइड पे जाएंगे, तो अब क्या होगा, 9 में से -1 हो जाएगा, तो फंक्शन बी वापस कॉल होगा, जिसमें 9 -1 क्या हो गया, 8 हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इज 8 ग्रेटर, मतलब अभी फंक्शन बी में आ गए, एन का वैल्यू तो आपका 8 है जो हमें मिल गया ऊपर से। अब हम लोग चेक करेंगे, इज 8 ग्रेटर देन 1, यस। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 प्रिंट करेंगे, ये हो गया। फिर हम लोग 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब फंक्शन ए और उसमें n डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 8 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो 4 मिला। अब ऊपर जाएंगे इस ये वाले फंक्शन पे, तो फंक्शन में n का वैल्यू मेरा 4 डिवाइडेड है, डिफाइंड है। 4 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 ग्रेटर देन 0 है तो सीधा 4 प्रिंट करेंगे। और इसके बाद में वापस हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे,
जो बी है उसमें से -1 कर दो, तो अब मेरा फंक्शन बी कॉल होगा, उसके अंदर वैल्यू क्या पास हुआ, 3 पास हो गया, बराबर है ना, फंक्शन में वैल्यू 3 पास हो गया। अब 3 को यहाँ पे चेक करेंगे, इज 3 ग्रेटर देन 1, यस। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 प्रिंट करना है, और उसके बाद में अब जब हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ए आएगा और ब्रैकेट में 1 आएगा। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 1.5 आता है, तो आप पॉइंट का वैल्यू छोड़ दो, इंटीजर वैल्यू पकड़ो, तो 1 आ गया। अब जब मैं आगे 1 पे जाऊंगा तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन ए पे जाऊंगा तो वो क्या करेगा, फंक्शन ए के अंदर वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 1 है मेरा फिलहाल के लिए, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, 1। और फिर हम लोग यहाँ पे फंक्शन बी, जहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 - 1, तो यहाँ पे फंक्शन बी जो है इसके अंदर वैल्यू क्या पास हुआ आपका, सॉरी, फंक्शन बी के अंदर मेरा वैल्यू क्या पास हुआ, 0। तो अब हम लोग फंक्शन बी पे जब आएंगे, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बराबर है। आई होप क्लियर है सबको, ट्री रिकर्शन समझ में आया सबको, सॉरी इनडायरेक्ट रिकर्शन, सॉरी नॉट ट्री रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन। एम आई क्लियर विद दिस, सबको समझ में आ गया, इनडायरेक्ट रिकर्शन सबको समझ में आया, ये सुनो, जल्दी बताओ, एवरीवन क्लियर है सबको, जस्ट 1 मिनट। या सॉरी, सो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो सबको क्लियर है, इनडायरेक्ट रिकर्शन सबको समझ में आ गया। बाकी स्टूडेंट्स क्विक रिप्लाई, अगर ये समझ में आया तो इसका हम लोग अभी कोड ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग वापस ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएंगे एंड विल राइट अ कोड फॉर दिस इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो यहाँ पे ये पूरा सारा कोड मैं हटा देता हूँ और स्टार्ट से वापस हम लोग इसका इनडायरेक्ट रिकर्शन जो है इसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, वॉइड फंक्शन ए ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं डालूंगा इंट एन, एक मेरा पैरामीटर जाएगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ देन एन इज ग्रेटर देन 0। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू प्रिंट, तो प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स परसेंट डी एंड कॉमा यहाँ पे एन हम लोग प्रिंट करेंगे, एंड यहाँ पे मैं अभी कॉल करूंगा किसको, फंक्शन बी को। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बी को कॉल किया जिसमें मैं n-1 लिखूंगा। तो अब ये जो फंक्शन हमने बनाया, ये फंक्शन को हमें ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन बी, और यहाँ पे इंट एन पैरामीटर पास करेंगे हम लोग, और पैरामीटर पास करने के बाद में अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एन, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 लिख रहे हैं ना हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और ब्रैकेट देन डबल कोट्स, यहाँ पे हम लोग डालेंगे परसेंट डी कॉमा एन, ठीक है।
और उसके बाद जब वापस हम लोग फंक्शन ए कॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन ए एन डिवाइड बाई 2, राइट, ये हो गया। और इसके बाद में अब हमारा मेन फंक्शन बनेगा, राइट। तो मेन फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंट मेन। और मेन फंक्शन के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे सिर्फ फंक्शन ए कॉल करना है, समझो ध्यान से। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न 0। मुझे फंक्शन बी कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ए ही फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, तो मैं सिर्फ फंक्शन ए को कॉल करके उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा। और जो हमने आउटपुट देखा था वो सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्या हो गया, हम्म, और यहाँ पे ये बराबर है फंक्शन ए। ओके, इंट कर देता है इसको, इसको भी इंट कर देता है। तो लास्ट में यहाँ पे कोड तो बराबर है। हाँ, एनीवन गॉट रिजल्ट फॉर दिस? अगर ये एरर दे रहा है तो हमें क्या बोल रहा है, वो फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे, सेमीकोलन। तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं फंक्शन भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया, मतलब उसके अंदर कोड डाल दिया। लेट्स रन दिस। ये देखो आ गया मेरा आउटपुट। अगर मैं इसको स्लैश एन डाल दूं तो आउटपुट प्रॉपर आएगा। यहाँ पे हम लोग स्लैश एन डालते हैं, यहाँ पे भी हम लोग स्लैश एन डालते हैं, एंड लेट्स एग्जीक्यूट अगेन। ये देखो, ये 20, 20 के बाद में 19, फिर 9, फिर 8, फिर 4, 3 एंड 1। ओके, तो अगर डिक्लेरेशन एरर आया तो ये वे में हम लोग करेंगे। आई होप ये क्लियर है सबको, और समझ में आ गया सबको। ट्राई किया सबने? जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो गर्ल्स। कोड में किसी को डाउट है, समझा सबको? कभी कभी अगर आपको फंक्शन डिक्लेरेशन में एरर अगर आता है तो फंक्शन पहले डिक्लेयर करके रख देने का, नाम लिख के रख देने का, और सेमीकोलन डाल दो, और उसका कोड जो है उसमें फंक्शन में डालेंगे, वो बाद में लिखते हैं हम लोग। यस, रिप्लाई क्विक, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, other students reply quick, am I clear till this point? I want reply from everyone. All students reply, reply quick quick. Other students reply. What about other students? Hello? Okay, चलो, तो आपका जो आउटपुट है वो आप अगेन जो हमारा ग्रुप है वहां पे आप पोस्ट करोगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो ट्राई करने वाले हैं वो एक लास्ट टाइप का रिकर्शन जो बचा है वो करेंगे, एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगेन हमने अभी जो कंप्लीट किया वो इनडायरेक्ट रिकर्शन था। अब लास्ट एक जो हमारा रिकर्शन बाकी है, लास्ट वाला जो हमारा रिकर्शन बाकी है, वो हमारा रिकर्शन कौन सा है, वो है हमारा नेस्टेड रिकर्शन। ओके, सो नेस्टेड रिकर्शन के अंदर हमारा कोड क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं कोड लिखता हूँ तो मेरा कोड क्या होगा, कोड के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट
फंक्शन, देन अगेन सेम एक पैरामीटर, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ n इज ग्रेटर देन 100। ध्यान देना, तो यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न करूंगा, रिटर्न एंड आई विल से n-10। ठीक है, ये ब्रैकेट, और उसके बाद में सॉरी ब्रैकेट यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसका एल्स पार्ट आएगा। एल्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, और एक सेकेंड ना, ये कोड को थोड़ा बहुत ज्यादा साइड में लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इफ में मैंने लिखा रिटर्न n-10, कभी अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, लेकिन अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो एल्स वाला रिटर्न क्या करेगा, एल्स विल रिटर्न फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन और उसके अंदर n+11। ठीक है, ये रिटर्न होगा बेसिकली, ये एल्स खत्म। और अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं फंक्शन में वैल्यू जो पास कर रहा हूँ ना, वो पास कर रहा हूँ मैं 95। ओके, तो मेरा जो मेन कोड है, वो कोड बेसिकली क्या बता रहा है, हमारा सिंटेक्स क्या बता रहा है, एक इफ कंडीशन है हमारा। सिंटेक्स क्या बता रहा है हमारा, कि हमारे पास वॉइड एक फंक्शन है, और वो फंक्शन के अंदर मेरे पास एक इनिशियलाइज किया हुआ चीज है, उसके बाद हमारे पास एक इफ कंडीशन है कुछ तो, और उसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर वापस सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसको नेस्टेड बोलेंगे, दिस इज नेस्टेड। यहाँ पे वही हो रहा है ना, रिटर्न में क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर वो सेम फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, दैट इज नेस्टेड वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये भी इसको कॉल करेगा वापस, उसके अंदर ये फंक्शन भी वापस इसको कॉल करेगा, दैट इज अ नेस्टेड थिंग वी आर टॉकिंग हियर। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जब हम लोग आई मीन ड्राई रन अप्लाई करते हैं, कि जब हम लोग ये कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कोड मुझे आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट समझते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आता है हम लोग, एंड ड्राई रन करके आउटपुट चेक करता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर देता है। चलो, तो यहाँ पे पहले अगर आप देखेंगे, हमने ये कोड में फंक्शन को वैल्यू क्या पास किया है, फंक्शन को वैल्यू पास किया 95, है ना। तो अब जब हम लोग यहाँ पे अंदर आएंगे, इज 95 ग्रेटर देन 100, नहीं, तो ये वाला इफ एल्स वाला इफ वाला पार्ट आना ही नहीं है। कहाँ पे जाएंगे हम लोग, सीधा एल्स वाले पार्ट पे। जब एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे, तो एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन है, वो फंक्शन वापस फंक्शन को कॉल करके n+11 कर रहा है, ये हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे n का वैल्यू मेरा 95 है, 95 प्लस अगर मैं 11 यहाँ पे करता हूं, तो 95 प्लस 11 कितना हो गया, 106, बराबर है। तो पहला यहाँ पे अगर आप देखेंगे फंक्शन के अंदर, यहाँ पे फंक्शन के अंदर मेरा वैल्यू क्या पास हुआ, 106, है ना, ये पॉइंट पे। अब उसके बाद क्या होगा, वापस हम लोग अगर देखेंगे, ये हो गया, बराबर है, और उसके बाद में ये 106 हुआ, ठीक है, और उसके बाद में ये अंदर वाला फंक्शन जो है, इसका वैल्यू 106 आया। अब वापस जब ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा 106 ग्रेटर देन 100, यस, तो वो क्या करेगा, n में से -10 करेगा। तो जब n में से -10 करेगा, तो ये n में से -10 का मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या बचेगा, 96, बराबर है। तो अब वापस जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो अब मेरे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बचा, 96। अब जब वापस हम लोग चेक करेंगे, इज 96 ग्रेटर देन 100, नहीं, तो वो क्या करेगा, वापस ये लेवल पे जाएगा। जब वो वापस ये लेवल पे जाएगा, तो वापस क्या होगा, वापस क्या होगा, फंक्शन ब्रैकेट n+11
तो अब यहाँ पे क्या होगा 96 प्लस 11, तो इसका आउटपुट मेरा क्या बन गया 107। तो अब यहाँ पे फंक्शन को क्या मिला 107। अब वापस जब अगर ये फंक्शन आउटर फंक्शन जब कॉल होगा तो वो बाहर जाएगा, वापस उसको कॉल करेगा 107 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो वो क्या करेगा 107 में से -10 करेगा। तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 97। तो अब यहाँ पे वापस मेरा फंक्शन का आउटपुट क्या आया 97। फिर वापस हम लोग अंदर आएंगे, वापस हम लोग फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन n+11 करेंगे। तो अब यहाँ पे 97 प्लस 11, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 108, है ना। तो 108, तो अब हम लोग वापस ये सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, इसका आउटपुट मेरा 108 आ गया इनर फंक्शन का। अब वापस आउटर वो सेम फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 108 पास किया, तो वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे 108 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो उसमें से -10 कर दो। तो -10 करेंगे तो बचा कितना 98। अब वापस यहाँ पे आएंगे हम लोग फंक्शन 98। तो अब इसका वैल्यू जो है, इसके वैल्यू में हमें वापस क्या यहाँ पे मिलेगा फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन n+11। तो 98 प्लस 11, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या मिलेगा 109। अब 109 पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिला 109। अब इसमें वापस ये सेम फंक्शन में अगर -10 करेंगे हम लोग, है ना, इफ कंडीशन में जाएगा 109 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो उसमें से -10 करो, -10 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला 99। वापस हम लोग आएंगे, तो अब मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रहा हूँ 99। वापस हमने एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, क्यों, बिकॉज इफ वाले कंडीशन में नहीं जा सकते, 99 इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो आप एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, वापस नेस्टेड फंक्शन कॉल होगा। तो नेस्टेड फंक्शन के अंदर क्या होगा फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन n+11। तो n+11 में अब क्या होगा 99, 99 प्लस 11, 99 प्लस 11 कितना होगा 110। तो 110 के अंदर अब हम लोग वापस अगर यहाँ पे देखेंगे फंक्शन में 110 अगर हम लोग पास करेंगे, तो उसमें -10 होगा, कितना हो गया 100 हो गया। तो अब जब अगर 100 होगा, तो वापस हमने फंक्शन में, अब अगर हम लोग फंक्शन में वापस अगर यहाँ पे 100 पास करते हैं, बराबर है, तो फंक्शन में जब 100 पास करेंगे तो वापस आपका एल्स वाला पार्ट कॉल होगा, दैट इज फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन, क्योंकि 100 इज नॉट ग्रेटर देन 100, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम लोग इफ वाले पार्ट में जाते हैं, बराबर है ना। तो अब वापस हम लोग एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, तो एल्स वाले पार्ट में क्या होगा वापस n+11 होगा, n+11। तो अब यहाँ पे ये वाले पार्ट का 100 प्लस 11 कितना होगा 111 आएगा। तो अब जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन में 111 मिला मुझे और उसमें से -10 होगा, तो अब मेरा आंसर क्या मिला 101। अब ध्यान से समझो, जब अब हम लोग फंक्शन में 101 एंटर करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, अब समझो यहाँ पे, अब जब मैंने फंक्शन में यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने फंक्शन में n का वैल्यू मेरा 101 है, ग्रेटर देन 100, यस, तो वो क्या करेगा 101 में से -10 करेगा। तो 101 -10, तो यहाँ पे मेरा फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आएगा 91। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये बाहर आ गया, एल्स में नहीं जाएगा। अब 91 प्रिंट करने के बाद में ये एल्स में नहीं जाएगा, तो मेरा फाइनल आउटपुट जो इसका मिलेगा वो 91 मिलेगा। आई होप समझ में आया आप सबको। दैट्स नेस्टेड रिकर्शन। समझ में आ गया सबको गर्ल्स, नेस्टेड रिकर्शन, एम आई क्लियर अदर स्टूडेंट्स? इज नेस्टेड रिकर्शन क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अगर नेस्टेड रिकर्शन अगर क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सेम कोड ट्राई करते हैं, है ना। तो चलो अब हम लोग कोड ट्राई करते हैं इसका। तो नेस्टेड रिकर्शन का कोड अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग जाएंगे ब्राउजर पे, एंड लेट्स ट्राई नेस्टेड रिकर्शन। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब नेस्टेड रिकर्शन के अंदर हमने क्या समझा, पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं। मेरे पास यहाँ पे इंट फंक्शन आएगा, इसके अंदर इंट n आएगा, ये ब्रैकेट ओपन ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास और एक चीज आएगा, दैट इज इंट मेन।
और उसके अंदर वापस हमें यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट जो लिख के रखना है वो है रिटर्न 0। दैट्स इट, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया जो हमने नेस्टेड वाला समझा। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इफ n इज ग्रेटर देन 100, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इफ n इज ग्रेटर देन 100, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न n-10। ठीक है, ये करेंगे। और और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट अगर नहीं भी डालता हूँ ना तो भी चलेगा और उसमें मैं यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ रिटर्न, मतलब ये देखो ये वाला रिटर्न मैंने इफ के अंदर लिखा है और ये रिटर्न जो है ना ये सेम इफ के लाइन में, मतलब वो इफ के बाहर है। तो अगर एन अगर ग्रेटर देन 100 है तो ये वाले स्टेटमेंट पे जाओ, एल्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, n+11। प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट प्लीज। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला पार्ट किया, और उसके बाद अब हम लोग मेन के अंदर आ जाते हैं। मेन के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें मैं लिखूंगा आगे फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे 95। और यहाँ पे आई विल सिंपली जस्ट से प्रिंटफ ब्रैकेट डबल कोट्स %d कॉमा r। दैट्स इट, बस इतना ही करना था हमें। तो अब अगर मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये देखो ये आपका आउटपुट आएगा 91। तो जो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट है ना, इसको मैं ये शॉर्टकट वे में भी लिख सकता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो मैं इफ और एल्स को मैं सीधा यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ n इज ग्रेटर देन 100 तो वो ये वाला स्टेटमेंट रिटर्न करेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं जाएगा तो फिर वो ये वाले रिटर्न स्टेटमेंट पे चले जाएगा, जहां पे ये वाला क्या है, ये वाला मेरा नेस्टेड रिकर्शन है ना। तो ये वाला मेरा नेस्टेड रिकर्शन है, दिस इज नेस्टेड रिकर्शन। दैट्स इट, एकदम छोटा सा प्रोग्राम था। किसी को भी डाउट है, क्लियर है सबको? Am I clear with this? Anyone? Any doubt? I hope this is clear to everyone, right? Okay, ठीक है। तो आज के लिए बस हो गया। थोड़े से है ना, 2-3 प्रोग्राम हमें ये रिकर्शन सीखने के बाद में करना है, लेकिन आज के लिए लेक्चर थोड़ा ओवर हो जाएगा। तो आई जस्ट वाइंड अप हियर। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलता है। प्लीज